नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। हम जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सारे बुक में सबसे ज़्यादा जो विस्तृत वर्णन मिलता है जिसके बारे में, वो होता है ऐतिहासिक काल का। ठीक है, ऐतिहासिक काल का इसीलिए मिलता है क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्ष्य जो लिखित साक्ष्य मिले हैं वो ऐतिहासिक काल का है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल का जो है बहुत ही कम वर्णन मिलता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में वो सारी चीज़ें बात करेंगे कि कौन कौन से स्थल से जो है प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, कहाँ कहाँ पे मिले हमारे छत्तीसगढ़ से, और इसकी जो खोज है सबसे पहले किसने की, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे पता चला कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी पाषाणकालीन स्थल हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ने से पहले हम पहले इतिहास को समझते हैं, जो कि इंडियन लेवल की हिस्ट्री और हमारे छत्तीसगढ़ में जो है कॉमन है। इतिहास में 3 भागों में बांटा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है दोस्तों, जिसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं हो। ठीक है, जिसका लिखित साक्ष्य नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है शैल चित्र के माध्यम से हम इसको समझते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे पास शैल चित्र है, वो क्या कहलाता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल में आता है, जैसे कि पाषाण काल। ठीक है, इस प्राग ऐतिहासिक काल में हम किसको ले सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये वही काल है जहाँ पे जो है होमो सेपियंस प्रजाति जो है, हमारी मानव सभ्यता का जो विकास हुआ, होमो सेपियंस प्रजाति की जो है उत्पत्ति हुई, वही काल आपका प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। जिस समय आदि मानव जंगलों में रहते थे, सिर्फ और सिर्फ जो है औजार वगैरह का उपयोग करना जानते थे, वो सारी काल जो है प्राग ऐतिहासिक काल में आती है, जिस समय लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, जहाँ पे लिखित साक्ष्य तो हैं, यहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है, लिखित साक्ष्य तो है लेकिन हम उसको क्या करते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ नहीं सकते। इसका यदि हम सिंपल एग्जांपल लें तो ये क्या होता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। यदि हम इंडियन हिस्ट्री में जाते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता में कुछ ऐसी लिपि भी पाए गए हैं जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, केवल कुछ पोर्शन को ही पढ़ पाया है, वो भी अच्छी जो है सफलता हासिल नहीं हुई है लिपियों को पढ़ने में। तो इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसको ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पर अभी भी उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। बहुत सारी हमको लिखावटें मिली है लिपि, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ सकते। जबकि ऐतिहासिक काल क्या होता है, लिखित साक्ष्य भी है और जिसको हम पढ़ सकते हैं। लिखित साक्ष्य है प्लस इसको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहीं पे जो है, यदि हम वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल होता है, उत्तर वैदिक काल हो गया। आधुनिक भारत का जो इतिहास है या आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास, वो सारे जो है ऐतिहासिक काल में आते हैं, आधुनिक काल में। लिखित साक्ष्य भी है, जैसे कि ऋग्वेद हो गया, 4 वेद हो गए, महापुराण हो गए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है ऐतिहासिक में आते हैं क्योंकि हमको वहाँ से वर्णन मिलता है बहुत सारे राजवंश के बारे में, क्रम अनुसार कि कब कब तक जो है किस किस राजा ने शासन किया या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो है हमको लिखित साक्ष्य के रूप में मिलता है। इसीलिए ये ऐतिहासिक काल में आता है और इसी का ज़्यादा वर्णन इसीलिए मिलता है। बाकी यदि हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की, तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं है, यानी जो सिर्फ और सिर्फ शैल चित्र है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, इतिहासकार होते हैं, वो इन शैल चित्र के माध्यम से केवल और केवल अनुमान लगाते हैं कि उस समय में ऐसा हुआ होगा, जो कि एक्चुअल में है या नहीं है तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शैल चित्र के माध्यम से अनुमान लगाए जाते हैं इतिहासकारों के द्वारा। वो आपको होता है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिसके साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल समझ में आ गया, लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ नहीं सकते, सिंधु घाटी की सभ्यता। ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिखित साक्ष्य भी है और जिसको हम पढ़ भी सकते हैं, आज भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तीनों कैटेगरी में बांटा गया है। अब यदि हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखते हैं, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमारे पास बुक में पढ़ते हैं तो 3 मिलता है। एक तो आपको मिलता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास कहने का मतलब यही है, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राचीन इतिहास में आपका पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल हो गया। दूसरा हमारे पास मिलता है क्या चीज, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा जो है मिलता है हमारे पास आधुनिक इतिहास। इसका जो कालक्रम जो बांटा गया है वो किस प्रकार बांटा गया है, पाषाण काल।
पाषाण काल को बांटा गया है 1000 ईस्वी पूर्व। इसके पहले का जो समय है ईस्वी पूर्व 1000 के पहले का, वो जो है बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनके बीच मतभेद है कि दूसरा उन लोगों ने टाइम लिया है, लेकिन ये जो है एक्चुअल टाइम है कि 1000 ईस्वी पूर्व तक जो है पाषाण काल था। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास कितना से कब तक है इसको याद रखिएगा। तो ये होता है 1000 से 1741 ईस्वी तक। ठीक है, और ये कहाँ तक होता है 1741 से 1947 जो आज़ादी तक का समय है, इसी में जो है लिया गया है। अब इसके लिए तो हमारे पास जो है बहुत सारे सोर्सेस हैं, लिखित प्रमाण है, जिसके बारे में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्टार्ट करते हैं पाषाण काल, क्योंकि इसके बारे में विस्तृत अध्ययन आपको बुक में भी नहीं मिलता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं पाषाण काल के। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, पाषाणकालीन स्थल, कैसे इनकी खोज की गई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं पाषाणकालीन स्थल को। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाषाणकालीन कौन कौन से स्थल हैं, कौन कौन से जिले में हैं। पाषाणकालीन इतिहास, ठीक है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो पाषाणकालीन इतिहास से उनको भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पूर्व पाषाण काल, एक है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, ठीक है, तीसरा है उत्तर पाषाण काल, और लास्ट है नवपाषाण काल। ठीक है, अब इनमें हम लोग समझते हैं पूर्व पाषाण काल में कौन कौन से जगह है। तो यहाँ पे है आपका, याद रखिए कबरा पहाड़, कैसे याद करेंगे इसको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला है कबरा पहाड़, दूसरा है महानदी घाटी, और तीसरा है आपका सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर गुफा। और ये तीनों जो है कहाँ है दोस्तों, आपका रायगढ़ में है। ठीक है, तीनों कहाँ है, रायगढ़ में, ये तीनों रायगढ़ में है। और इन तीनों में जो है एक कॉमन चीज है, यहाँ तीनों से जो है क्या पाया गया है, हस्तचलित कुदाल। हस्तचलित कहने का मतलब है हाथ से चलाने वाली जो कुदाल होती है, खेती वगैरह में उपयोग करते हैं, वही वाला कुदाल। तो तीनों से जगह से जो है क्या है, हस्तचलित कुदाल पाया गया है। ये तीनों में कॉमन है, इसके अलावा और भी पाया गया है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। मध्यकालीन जो पाषाण है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब आप लोग यदि आप इतिहास पढ़ते हैं इंडियन लेवल की, तो वहाँ पे आपको ये दिखाई नहीं देगा उत्तर पाषाण काल। इंडियन इतिहास में क्या किया है, मध्य और उत्तर दोनों आपस में मर्ज होकर आपका क्या है, मध्य पाषाण काल। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहासकार जो है 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने क्या किया, जो औजार निकला है उनके जो साइज है, लंबे फलक वाले, छोटे फलक वाले, उनके आधार पर जो मध्य पाषाण काल है उनको 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो मध्य पाषाण काल, एक उत्तर पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो है लंबे फलक वाले औजार रखे गए। लंबे फलक वाले औजार कहाँ आपके पाए गए, कबरा पहाड़, यही रायगढ़ वाला ही। ठीक है, उत्तर पाषाण काल में जो है छोटे औजार वाले जो एरिया है, स्थल है पाए गए, वो कौन कौन से हैं, तो हमारे पास है महानदी घाटी जो कि रायगढ़ में ही है। ठीक है, दूसरा है सिंघनपुर की जो गुफा है वहां पे पाया गया। ठीक है, तीसरा जो पाया गया है वो है धनपुर। ठीक है, अब इसको याद करने का ट्रिक बताऊंगा। अभी हम लोग जगह देख रहे हैं, इसके बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है रायगढ़ में है, जबकि धनपुर कहाँ है आपका दोस्तों, पहले बिलासपुर में था। अभी भी आपको बुक में जो है, आप पुरानी बुक पढ़ रहे हैं तो बिलासपुर ही दिखाई देगा, लेकिन बिलासपुर जो है अलग होकर गौरेला पेंड्रा मरवाही बन गया है। अब ये धनपुर कहाँ मिलता है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में GPM लिख दिया रहूँगा। बाकी इधर का तो रायगढ़ ही है, यहाँ पे देख चुके हैं। अब नवपाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो ये है चितवा डोंगरी में, दूसरा जो है बोमटीला, तीसरा है अर्जुनी, और चौथा है टेरम।
ठीक है। इसमें से जो चितवा डोंगरी हर बोम टीला है वो कहाँ है, आपका राजनांदगांव में ही है, ठीक है। जबकि अर्जुनी कहाँ है, दुर्ग में पाया गया है। पाषाणकालीन जो स्थल है वहाँ पे औजार क्या क्या पाए गए हैं वो देखेंगे आगे। टेरम, टेरम कहाँ है दोस्तों, ये भी रायगढ़ में ही है। तो यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में डिटेल्स जानने से पहले कि हमारे यहाँ जो है पाषाणकालीन स्थल के जो है जो साक्ष्य मिले हैं उसकी पहचान कब की गई, कैसे की गई। तो आप लोग को जो है छत्तीसगढ़ की बुक पढ़ते हैं हिस्ट्री, वहाँ पे एक प्रसिद्ध नाम है पंडित लोचन प्रसाद पांडे। वो क्या किए दोस्तों, वो कहाँ के थे, जांजगीर चांपा के थे। जांजगीर चांपा के बालपुर ग्राम के थे, ठीक है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे वो कहाँ किए, एक बार विजिट किया रायगढ़ में। रायगढ़ के सिंघनपुर गुफा, सिंघनपुर जगह पे जो है गए थे, कुछ काम से गए थे। उन्होंने देखा कि चट्टान में जो है कुछ विशेष प्रकार की आकृति बनी हुई है जो कि गेरवे लाल कलर की थी, ठीक है। तो पहले तो वो नज़रअंदाज कर दिए, कुछ दूर जाने के बाद उनको फिर एक चट्टान पर वही चित्र दिखाई दिए, कुछ अलग अलग आकृतियां थी, गेरवे कलर के लाल कलर के ही था। तब उन्होंने क्या किया, उसको खुरेज कर देखना स्टार्ट किया, उसमें पानी डालकर देखना स्टार्ट किया और उनको ऐसा लगा कि ये बहुत पुराने हैं, हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उससे मिलती जुलती है। तब उन्होंने आसपास के जो गांव हैं वहां से पता किया कि ये चित्र क्या है, किसके द्वारा बनाया गया है। तो गांव वालों ने जवाब दिया कि वहां पे जो है वो चित्र बहुत पहले से मौजूद है, ठीक है। जिस पर जो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी हैं उनको आशंका होती है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी पाषाणकालीन स्थल है और चित्र हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग होते हैं, उस समय जो है हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तो मध्य प्रदेश में इन्फॉर्म किए, ठीक है। वहाँ से अब उस समय जो है हमारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है एक ही में था, तो ब्रिटिश अधीन था। तो वहाँ से एक इतिहासकार आते हैं, पुरातत्ववेत्ता आते हैं जिसका नाम था एंडरसन, ठीक है। जो कब आए, 1910 में आए। कहाँ पे आए, तो सिंघनपुर की गुफा में, इसको याद रखेगा। सबसे पहला खोज जो है सिंघनपुर की गुफा में हुआ था। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी के बताने के बाद, वहाँ पे इन्फॉर्म करने के बाद एंडरसन आए 1910 में, और इन्होंने यहाँ पे जो है सभी जो चित्रकला थी उनका विशेष अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में सिंघनपुर की गुफा में जो चित्रशैली मिली है रायगढ़ क्षेत्र में, वो कहाँ से मिलती जुलती है, पूर्वी स्पेन और ऑस्ट्रेलिया से मिलती जुलती है, ठीक है। और उन्होंने इसी आधार पर यह पुष्टि किया कि छत्तीसगढ़ में भी पाषाणकालीन शैल चित्र पाए गए हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से आसपास में रायगढ़ में बहुत सारे जगहों पर खोज की गई जिसमें जो है हमारे पास शैल चित्र पाए गए। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आप याद रखिएगा, सबसे पहला जो शैल चित्र है हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पे पाया गया, तो सिंघनपुर की गुफा में, ठीक है। किसके सहयोग से पाया गया, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी ने सर्वप्रथम देखा। और किसने यहाँ पे खोज किया, तो एंडरसन ने। कब किया, 1910 में, ठीक है। और इसकी तुलना कहाँ से की, हमारे छत्तीसगढ़ रायगढ़ में जो पाया गया है शैल चित्र, उसकी तुलना पूर्वी स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली शैल चित्रों से की। कलर क्या था वहाँ का, तो गेरवे कलर की थी, लाल कलर की, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या पाए गए हैं दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं, क्योंकि इन सारी जगह में औजार तो पाए गए हैं शैल चित्र, ठीक है। और क्या क्या पाए गए हैं, तो कबरा पहाड़ में विशेषकर सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे मिला है कबरा पहाड़ में। तो कबरा पहाड़ में क्या क्या मिला है, औजार तो मिला ही मिला है, ठीक है। शैल चित्र मिले हैं लाल रंग के, ये भी पता है। इसके अलावा सांभर, छिपकली और घड़ियाल के शैल चित्र यहाँ पे मिले हैं। सांभर, छिपकली और घड़ियाल, इसको याद रखिएगा, कहाँ से मिले हैं, कबरा पहाड़ से मिला है, ठीक है। महानदी घाटी, ये जो महानदी घाटी है और धनपुर है जो गौरवला पेंड्रा मरवाही में है, वहाँ पे मानव आकृति मिला है, मानव आकृति। और वो आकृति किस प्रकार की है, तो सीढ़ी नुमा है, ठीक है। मानव आकृतियां मिली हैं सीढ़ी नुमा, तो ये पता चल गई। और इसके अलावा अर्जुनी में पाया गया है हथौड़ा, ठीक है, औजार भी है और हथौड़ा भी पाया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे औजार हैं, ठीक है। बाकी जगहों पे आपको ज़्यादातर शैल चित्र और औजार ही दिखाई देंगे। ये विशेष रूप था, जैसे कि कबरा पहाड़ जहाँ पे छिपकली, घड़ियाल, सांभर भी पाया गया औजार और शैल चित्र के अलावा। अर्जुनी में जो है हथौड़ा पाया गया है, हस्तचलित हथौड़ा, ठीक है। और महानदी घाटी और धनपुर में मानव आकृति पाई गई है सीढ़ीनुमा, ठीक है।
तो जगह में क्या क्या कौन कौन सी जगह में पाई गई है और कौन कौन से जिले में उसको आपको याद रखना है। ज़्यादातर जो है आपका कब्र पहाड़, महानदी और सिंगनपुर की गुफा तो रायगढ़ में है, चितवर डोंगरी और बुमटीला आपका राजनांदगांव में है, अर्जुनी दुर्ग में है, टेरम रायगढ़ में है, और एक है धनपुर जो कहाँ है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही में। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हैं इसको देखेंगे दोस्तों। अलग अलग पूर्व पाषाण काल में कौन कौन से जगह है, मध्य पाषाण में, उत्तर पाषाण में और नव पाषाण में। तो नव पाषाण की बात करें तो वैसे तो ट्रिक बहुत सारे हैं, आप अपने से भी बना सकते हैं, यदि आपको अच्छा लगा तो ठीक है, या तो फिर आप नाम को भी याद रख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे आसपास की जगह है तो इतना तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको याद रखना है नव पाषाण काल में कौन कौन सी जगह है इसको याद रखना है शॉर्ट फॉर्म में, तो याद रखिएगा हमारे भारत देश में 4 बड़े पार्टी हैं। एक तो है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का सी से चितवा डोंगरी हो गया, बोमटीला में बी से बीजेपी हो गया, ठीक है। अर्जुनू का जो ए है वो आम आदमी पार्टी, ठीक है। टेरम रायगढ़ वाला जो है वो तृणमूल कांग्रेस जो कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है। तो ये 4 पार्टी है जिसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, वो तो ऑलरेडी आप जानते हैं। बस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, जैसे सी से चितवा डोंगरी, बी से बुमटीला, ए से अर्जुनी, टी से टेरम, और ये सारे जो है नव पाषाण काल में 4 पार्टी आपको याद रख लेना है, ठीक है। यदि हम उत्तर पाषाण काल में आते हैं तो एक प्लेयर, यहाँ पे पार्टी का नाम याद रखें नव पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल में एक प्लेयर है महेंद्र सिंह धोनी, उसको भी आप सब लोग जानते हैं, बस अप्लाई करना है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी यानी कि MSD, M से महानदी घाटी, S से सिंघनपुर, D से धनपुर, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि उत्तर पाषाण काल में क्या रखे गए हैं, छोटे फलक वाले औजार। बड़े फलक वाले औजार जो है मध्य पाषाण काल में, ये पूछा जा चुका है कथन के तौर पर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। कब्रा पहाड़ को वो तो ऑलरेडी पता चल जाएगा, आप एक ही जगह है जहाँ पे लंबे फलक वाले औजार पाए गए हैं, वो कब्रा पहाड़ है। और यहाँ पे पूर्व पाषाण काल में जो कब्रा पहाड़ है, यहाँ पे हम लोग पार्टी देखे, यहाँ पे प्लेयर देखे। अब इस पार्टी के जो है नेता देख लेते हैं किसका, बीजेपी का। यहाँ पे बीजेपी पार्टी के नेता रख लेंगे, ठीक है, याद करने के लिए। आप कुछ भी याद रख सकते हैं, जरूरी नहीं है दोस्तों ऐसा, नाम याद हो जाता है तो भी काफ़ी है। अपने तरीके से जो है आप ट्रिक बना भी सकते हैं। तो बीजेपी के एक नेता हैं, ठीक है, किशन रेड्डी, मोदी और शाह का मैं एस से ले लिया हूँ, शॉर्ट फॉर्म में उसको शाह ही बोला जाता है, शाह ही बोलते हैं, वही नाम से ज़्यादा जानते हैं, पूरा नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो किशन, मोदी और शाह, KMS ले लिए। के से आपका कब्रा पहाड़ हो जाएगा, M से महानदी, सिंघनपुर। मोदी और शाह को तो आप जानते हैं उनकी जोड़ी। के ये नया नाम है किशन रेड्डी, श्री किशन रेड्डी जी, जो क्या है हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल बीजेपी के जो है मंत्री हैं, जो कि पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा किशन रेड्डी, या इसके जगह में कुछ अपना ट्रिक बना सकते हैं। मैंने इसको याद करने के लिए ऐसे ही रखा है। नव पाषाण काल में आपके 4 पार्टी हो गए। उत्तर पाषाण काल में एक प्लेयर है यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। पार्टी में कौन कौन से हैं आपका, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल, ठीक है। मध्य पाषाण काल को जो है आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही है कब्रा पहाड़। पूर्व पाषाण काल में हमने क्या किया, यहाँ पे पार्टी था, प्लेयर था। अब एक पार्टी जो है बीजेपी है, उसके 3 नेता का नाम आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये आपकी करंट की जो दृष्टिकोण से भी के वाला आपका याद रहेगा, कम से कम जिनको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, KMS, किशन रेड्डी, मोदी और शाह। तो इस प्रकार से ये मेरे को याद हो जाएगा, आपको भी याद हो ही जाएगा, ठीक है। ये तो रही पाषाणकालीन स्थल, लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक महापाषाणकालीन स्थल का एक चैप्टर पढ़ते होंगे आप, यदि पढ़े होंगे तो। महापाषाणकालीन स्थल कहने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्थल जहाँ पे इसी जो रायगढ़ क्षेत्र है और इसके अलावा रायगढ़ क्षेत्र के कुछ ही क्षेत्र हैं, आपका बालोद जिला हो गया और कोंडागांव, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था, एक परंपरा चलती थी कि यदि वहाँ पे कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो जो उसका शव है उसको दफनाया जाता है, और दफनाने के बाद उसके चारों तरफ जो है क्या किया जाता है, लगभग 500 से ज़्यादा पत्थरों का घेरा बनाया जाता है। 500 पत्थर रहते ही रहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी रहता है, 500 से कम नहीं रहते हैं, ऐसा काउंट करके देखा गया है, तब की बात है, ठीक है। तो क्या है, एक महापाषाण कालीन स्थल। तो ये समझ में आ गई, शव को दफनाने के समय 500 से ज़्यादा पत्थर पाए गए हैं। ऐसे जगह कहाँ कहाँ पे है, तो हमारे पास 2 है। एक तो
बालोद, और दूसरा है कोंडागांव। ठीक है, दूसरा कहाँ पे पाया गया है? कोंडागांव में। ठीक है, कोंडागांव के कौन सी जगह है तो उसको आपको याद रखना है, गढ़धनोरा, यहाँ पे पाया गया है महापाषाणकालीन स्थल। वही स्थल की बात है, उसको महापाषाणकालीन स्थल बोल दिया गया है कि 100 की तरफ जो है 500 जो दफनाया गया 100 उसके चारों तरफ 500 मिनिमम पत्थर जो है आपस में जो है घेरा बना के रखते थे उसके 100 के ऊपर। ठीक है, तो ये होता है कोंडागांव गढ़धनोरा में है। और बालोद में है आपका करका भाटा, एक है करका भाटा। ठीक है, दूसरा है करही भदर, ये बालोद जिले की बात कर रहे हैं। ठीक है, करही भदर है, करका भाटा है, और एक है बकेला, और एक है चिरचारी। इन चारों जगह में भी क्या पाया गया है? महापाषाणकालीन स्थल। तो इसको आप याद रखिएगा, महापाषाणकालीन स्थल कहाँ कहाँ पाया गया है? हमारे छत्तीसगढ़ में बालोद है और कोंडागांव है, कोंडागांव के गढ़धनोरा में है, और बालोद का करका भाटा, करही भदर, बकेला और चिरचारी में। ठीक है, तो ये याद हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग ने देखा क्या चीज? प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पाषाणकालीन जो हमारे छत्तीसगढ़ का इतिहास है वो। ठीक है, अब यदि हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक में, ये हो गया हमारे छत्तीसगढ़ का पोर्शन इतना ही है। अब आद्य ऐतिहासिक में जो है हमारे छत्तीसगढ़ का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता से हमारे छत्तीसगढ़ की किसी भी अभी तक कुछ भी नहीं पाया गया है। वहाँ की सभ्यता बहुत अलग है, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पाया गया है। तो आद्य ऐतिहासिक से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के बुक में आपको कुछ विवरण नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल में, जहाँ से लिखित साक्ष्य पढ़े भी जा सकते हैं, लिखित साक्ष्य भी पढ़े जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है 2 काल, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, और तीसरा है आपका हमारा जो आधुनिक काल 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक। तो अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल में 2 पोर्शन बनता है, एक 3 पोर्शन बनता है यदि हम आधुनिक काल को उसमें जोड़ दें। एक तो होता है आपका ऋग्वैदिक काल। ठीक है, एक होता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, और तीसरा होता है आधुनिक काल, जो कि हमारे जो 1857 है उससे 1957 तक की जो है। अब ऋग्वैदिक काल में जो है हमारे पास कोई उल्लेख नहीं है छत्तीसगढ़ का, ऋग्वैदिक काल में कोई भी उल्लेख नहीं है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इसलिए हम ऋग्वैदिक काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं पढ़ते हैं। बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में जो ज़्यादा साक्ष्य मिला है हमारे यहाँ वो 2 महाकाव्य से मिला है। एक तो है रामायण, ठीक है, दूसरा है महाभारत। यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ का क्या होता है? लिखित उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले रामायण को समझते हैं कि रामायण से हमारे यहाँ क्या क्या उल्लेख है, कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे क्या क्या चीज़ घटना घटित हुई है। ठीक है, तो रामायण से जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में रामायण का जो इतिहास है उसके बारे में बीच बीच में जो घटना वर्णित हुई है उसके बारे में भी धीरे धीरे मैं बताते चलूँगा, उसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है, ठीक है, उसके निचला हिस्सा में एक क्षेत्र हुआ करता था जिसको बोलते थे नागपत्तन क्षेत्र। ठीक है, जिसको कालांतर में क्या कहा जाने लगा? कोसल या कौशल। ठीक है, कोसल या कौशल शक्कर वाला। ठीक है, ये किसकी राजधानी? जो नागपत्तन क्षेत्र था कौशल, वो जो है भानुमंद की राजधानी भी, और इनकी पुत्री थी कौशल्या, जिनका जन्म हमारे यहीं चंदखुरी को माना जाता है, रायपुर क्षेत्र में। ठीक है, उसके बारे में आगे डिटेल्स देखेंगे। इसकी जो शादी हुई वो अयोध्या नरेश यानी कि उत्तर प्रदेश में है अयोध्या, राजा दशरथ से। ठीक है, इनके बेटे श्री राम जी थे, जिनका विवाह किससे हुआ? सीता माँ से, और इनके 2 बच्चे हुए थे। ठीक है, एक था लव, एक कुश। तो जो लव था उनको जो उनकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। बाद में सीता माँ के जाने के बाद इनको जो है श्रावस्ती राजधानी थी इनकी, और कुश की क्या थी? कुश स्थली, कुश स्थली।
इसको कहा जाता है, श्रावस्ती जो क्षेत्र था वो उत्तर कौशल। बाद में इनको जो है शासन मिला उत्तर कौशल, ठीक है। और इनको मिला कुश की राजधानी कुश स्थली थी, और कुश को कौन सा क्षेत्र मिला, दक्षिण कौशल। हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसी को इसीलिए दक्षिण कौशल नाम उल्लेख मिलता है रामायण कालीन में, ठीक है, उत्तर वैदिक में दक्षिण कौशल यहीं से नाम पड़ा था। अब हम लोग कुछ उल्लेख देखते हैं दोस्तों, जो कि रामायण कालीन में जो है घटना घटित हुई है हमारे यहाँ। तो भगवान श्री राम जी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में वनवास के समय में आए थे। कहाँ से आते, पहले आपको बुक में मिलेगा कोरिया, लेकिन अब जो है एक नया जिला बन गया है एमसीबी हमारे छत्तीसगढ़ में, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक है। तो वो यहाँ से होते हुए आए मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, फिर कोरिया, कोरिया से पहुँचे सूरजपुर, सूरज से सरगुजा, सरगुजा से वे आए रायगढ़, ठीक है। अब ये नया जिला बना है शक्ति, पहले नहीं था, तो डायरेक्ट जांजगीर चांपा मिलेगी आपको पुरानी बुक में, ठीक है। तो सॉरी, फिर रायगढ़ से कहाँ पहुंचे, अब नए बुक के अनुसार जो है अब जिला परिवर्तन होने के बाद यहाँ पे जो है शक्ति, शक्ति से जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से आपका बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से रायपुर, रायपुर से धमतरी, धमतरी से आपका कांकेर पहुँचे, कांकेर से कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, और बस्तर से सुकमा, और इस क्षेत्र से वो निकल गए आगे आंध्र प्रदेश तेलंगाना साइड से, ठीक है, लंका पहुँचे थे युद्ध करने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य मुख्य जगह हैं जहाँ जहाँ पे राम जी गए हैं, कुछ घटना घटित हुई है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सरगुजा फेमस जगह है, ठीक है, तो सरगुजा को समझते हैं हम लोग। सरगुजा, ठीक है, सरगुजा में क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी, जहां पे है सीता बेंगरा, सीता बेंगरा की गुफा, और लक्ष्मण बेंगरा। ये जो सीता बेंगरा की गुफा है वो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है, सरगुजा में, ठीक है। उसके बाद जो है पहुंचे वो कहाँ, आपका रायगढ़ में, रायगढ़ में है राम झरना, रायगढ़ में है राम झरना। और कहा जाता है कि इस राम झरना का जो बना है, राम झरना कैसे बना, जब माता सीता को जो है प्यास लगी तो भगवान राम ने जो है तीर से नीचे जमीन से जो है पानी निकाला था, तो वो झरना आज भी है, उसी नाम से इसको राम झरना कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। रायगढ़ के बाद शक्ति, तो अभी हाल ही में नया जिला बना है तो उसके बारे में उल्लेख नहीं है। जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में जो है दो जगह हैं, एक तो शिवरी नारायण, यहीं पे जो माता सबरी थी उन्होंने अपने जूठे बेर खिलाए थे भगवान राम को शिवरी नारायण में, यहाँ पे सबरी आश्रम याद रखिएगा, ठीक है, शिवरी नारायण में सबरी आश्रम। और एक जगह है खरौद, छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है खरौद को, ठीक है। खरौद का नाम पड़ा खरदूषण वध के कारण, खरदूषण वध हुआ था कहाँ, खरौद में, जांजगीर चांपा खरौद में हुआ खरदूषण वध। खरदूषण वध से रिलेटेड कथा भी है, आपको पता ही होगा कि जो शूर्पणखा थी रावण की बहन, वो एक बार जो है राम भगवान के पास जाती है, अपना प्रेम भाव रखती है कि आप मुझसे शादी कर लो, राम भगवान को बोलती है, तो इस पर लक्ष्मण जो है क्रोधित होकर उसका नाक जो है काट देता है, ठीक है। इससे जो है अपमानित महसूस करते हुए वो अपने भाई खरदूषण, जो कि रावण के भाई हैं, उनके पास जाते हैं, और खरदूषण जो है युद्ध करने जो है यही खरौद पहुंचे थे, और यहाँ पे भगवान राम ने जो है खरदूषण वध किया था, ठीक है। तो इसी नाम से जो है खरौद नाम पड़ा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई जांजगीर चांपा खरौद। एक है जांजगीर चांपा में ही शिवरी नारायण में लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, लक्ष्मणेश्वर महादेव, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो रही जांजगीर चांपा। उसके बाद भगवान श्री राम कहाँ पहुंचे, बलौदा बाजार में पहुंचे। बलौदा बाजार में याद रखिएगा तुरतुरिया, तुरतुरिया, एक है वाल्मीकि आश्रम, ये दोनों चीज के लिए फेमस है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तुरतुरिया जो है लौह कुश की जन्म स्थली है, ठीक है, इसको याद रखेगा, जो कि कहाँ है, बलौदा बाजार में। बलौदा बाजार से हम कहाँ पे आते हैं, रायपुर में आते हैं। तो रायपुर में है चंदखुरी, रायपुर में चंद्रखुरी, जिसका हाल ही में जो है नाम परिवर्तन किया गया है, चंदखुरी धाम, माता कौशल्या चंदखुरी धाम रखा गया है इसका नाम। तो ये करेंट के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। और यही रायपुर जो है, जो राम वनगमन पथ बन रहा है, जहाँ पे सबसे पहले 9 जगहों को चिन्हांकित किया गया है छत्तीसगढ़ में, उसमें चंदखुरी को जो है सबसे पहले जो है क्या किया जाए, विकसित किया गया है राम गमन पथ के लिए, ठीक है। रायपुर हो गया, रायपुर में देखे चंदखुरी। रायपुर के बाद कहाँ पहुँचे, धमतरी। धमतरी में है श्रृंगी आश्रम। ये जितने भी सारी चीज़ देखे हैं वो रामायण कालीन स्थल हैं, तो आपको जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। धमतरी के बाद कहाँ पहुँचे, कांकेर। कांकेर में एक जगह है पंचवटी, यहीं से सीता माँ का हरण हुआ था, ठीक है। पंचवटी हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ से, कांकेर से। तो ये अपने आप में एक इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद कोंडागांव। कोंडागांव में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। फिर वो पहुँचे बस्तर। बस्तर को पहले क्या कहा जाता था, दंडकारण्य कहा जाता था, ठीक है। तो माना जाता है कि जो भगवान श्री राम है उसके 14 वर्ष के वनवास था, उसमें सर्वाधिक समय जो व्यतीत हुआ वो बस्तर के दंतेवाड़ा, यानी कि उस समय दंडकारण्य कहा जाता था, दंतेवाड़ा बोल डाला, सॉरी, दंडकारण्य क्षेत्र। वैसे दंडकारण्य क्षेत्र में सभी आते थे, तो दंडकारण्य क्षेत्र में ही जो है सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया भगवान श्री राम जी ने, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बस्तर यानी कि क्या बोलते हैं, दंडकारण्य। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक समय व्यतीत किया भगवान श्री राम ने। उसके बाद सुकमा से होते हुए वो जो है सीता माँ की खोज के लिए नीचे एरिया में चले गए, लंका जाने के लिए, ठीक है। ये तो थी रामायण कालीन। अब देखते हैं महाभारत कालीन, ठीक है। महाभारत काल में क्या क्या है जो हमारे यहाँ के इतिहास है, तो वहाँ पे भी कुछ कथानक वर्णन है, जिसके बारे में मैं बताता हूँ आगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्या है महाभारत और रामायण काल में हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्थल में क्या हुए हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब देखते हैं महाभारत हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या वर्णन हुआ। तो महाभारत में जो उल्लेख है वो है आपका आरंग, ठीक है, और रतनपुर, सिरपुर, ठीक है। आरंग में जो राजा होते थे, राजा जिस राजा ने शासन किया महाभारत के काल में, वो थे आपका मोरध्वज। आरंग उसकी राजधानी थी। रतनपुर में शासक किए किसने, इसी के बेटे ताम्रध्वज, ठीक है। सिरपुर, सिरपुर को उस समय क्या कहा जाता था, चित्रांगदपुर, ठीक है। सिरपुर को क्या कहा जाता था, चित्रांगदपुर के नाम से उल्लेख मिला है महाभारत में, ठीक है। सिरपुर को क्या कहा जाता था, याद रखेंगे, चित्रांगदपुर। और इसकी जो जिसने शासन किया महाभारत के समय में वो थे भब्रुवाहन, जिनका उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे एक कथानक भी है दोस्तों महाभारत से रिलेटेड, कि जो मोरध्वज हैं, एक बार क्या हुआ, जब पूरा युद्ध खत्म हो गया महाभारत का, तो अर्जुन जो है श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो जो श्री कृष्ण है वो किसके पास ले जाते हैं, मोरध्वज के पास, अपने वेश बदल कर, साधु का वेश ले लेते हैं, अर्जुन जो है शेर का वेश लेते हैं, और मोरध्वज के पास जाके बोलते हैं कि मेरे जो पास जो शेर है उनके लिए मेरे को सबसे मुलायम मांस चाहिए अभी। और जो मोरध्वज है उनको उस समय अपने पूरे क्षेत्र में जो है नहीं मिलता है, उसको बहुत ही जो है क्षणिक, बहुत ही कम समय दिया जाता है कि आप इतने समय में मेरे लिए जो है उच्चतम मांस ला के दें, मुलायम मांस शेर के लिए, ठीक है। तो मोरध्वज को जो है कुछ ऑप्शन मिलता नहीं है, और उस समय जो है एक बहुत ही मान्यता चली जाती है कि एक बार कोई किसी से मांग दे राजा से तो सब चीज़ सौंप देते थे, ठीक है। जो भी चीज़ मांगा जाता था साधु लोग उनकी जो है इच्छा पूर्ति किया जाता था। तो वो क्या करते हैं, उनके बेटे जो बैठे थे, छोटे थे उस समय, ताम्रध्वज, तो उनको क्या कर दिया, आरे से कटवा के जो है सौंप देते हैं, ठीक है।
तो अर्जुन को यहाँ पे पता चल जाता है कि जो है मेरे से बड़ा भी भक्त कोई है। तो ये मोरध्वज की राजधानी कौन थी? आरंग। और ताम्रध्वज बाद में फिर से उनको जिंदा कर दिया गया, क्योंकि वो तो देव ही है श्री कृष्ण भगवान, तो उन्होंने जिंदा किया। और बाद में जो है कालांतर में उनकी राजधानी बनी रतनपुर, यही हमारा बिलासपुर जिले वाला। ठीक है, तो ये जो है महाभारत में उल्लेख मिलता है। सिरपुर हो गया भब्रुवाहन। हाँ, एक और उल्लेख मिलता है खल्लारी, ये भी आपका कहाँ है? महासमुंद में है। ठीक है, महासमुंद, जिसको ये खल्लारी है उसका उल्लेख क्या मिलता है? खल्लवाटिका, इसका जो पुराना नाम था महाभारत में। यहाँ पे हुआ था एक घटना महाभारत से रिलेटेड जो थी लाक्षागृह। ठीक है, तो लाक्षागृह के बारे में तो आप जानते होंगे। जो शकुनी थे, कौरवों के मामा थे, उन्होंने क्या किया था? उनको इनविटेशन भेजा था किसी चीज़ के लिए, और ठहरने के लिए जो है ये खल्लारी है महासमुंद में, वहाँ पे एक लाक्षागृह का निर्माण किया गया, जो कि लाख से बनाया गया था। लाख कहने का मतलब है जो कुसुम बेर और पलाश के पेड़ में होता है, और साथ में उसमें बहुत सारे जल्दी जलने वाले जो है सामान प्रयोग किए थे, चमड़े वगैरह, लकड़ी वगैरह, उससे जो है लाक्षागृह का निर्माण किया था। और जब सो रहे थे पांडव तो उस समय उसमें आग लगा दी गई थी उनको मारने के उद्देश्य से, लेकिन वे बच गए थे। ठीक है, पांडव बच गए। तो ये घटना कहाँ हुई थी? हमारी खल्लारी महासमुंद में हुए थे। तो ये महाभारत और रामायण से रिलेटेड चीज़ें देखिए। इसके आगे की जो हिस्ट्री है, जो आधुनिक भारत हम लोग पढ़ेंगे 1857 के बाद की क्रांति वगैरह, तो वो सारी चीज़ें जो है, या तो फिर उससे पहले जो शासन काल किए कौन कौन से राजा राजवंश हुए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी तो अपलोड ही नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, आप जॉब अपडेट्स के साथ तैयारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।